हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक हो गए और पूरी तरीके से लॉकडाउन का फॉलो कर रहे होगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब लॉकडाउन जो है वो 17 मई तक एक्सटेंड हो गया है। तो आप सभी लोगों को 17 मई तक अपने घर पे बने रहना है, किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है और अपना जो है अपना और अपने आस पड़ोस का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों जो होते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर में कि अरे सर ये जो है इसकी डेट कैसे याद करें। अरे सर डेट तो याद होगी सर, ये इसके इवेंट्स कैसे याद करें। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आपने ये वीडियो देखा, पूरा देखा, तो आपको इस वीडियो देखने के बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। और अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि 3 से लेकर 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं हमेशा सीबीएसई में। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इस चैप्टर को बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी को पता है टाइम बहुत कीमती है। स्टार्ट। नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या निकलता है? नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? वैसे तो आप लोगों ने बहुत 7th क्लास, 8th क्लास, इवन 9th क्लास में भी आपने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा होगा। ये वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, नेशनलिज्म। होता क्या है पर इसका मीनिंग? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ लव फीलिंग ऑफ लव प्राइड टूवर्ड्स नेशन। ठीक है। फीलिंग ऑफ लव प्राइड टूवर्ड्स नेशन, यानी अपने देश को लेकर प्यार की भावना, देशभक्ति की भावना क्या कहलाती है? नेशनलिज्म कहलाती है। और जैसा कि हमें हेडिंग से पता है, नेशनलिज्म इन यूरोप, और हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप की कि यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो कैसे फैला, यूरोप में जो अलग अलग स्टेट्स थे वो कैसे यूनाइटेड हुए, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला यदि हम बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर की यदि हम शुरुआत देखें तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है आपके फर्स्ट पिक्चर से। देखिए हमें क्या करना है, आपको जैसे कि पता है कि इस बार क्या है, इस बार सीबीएसई ने पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। सीबीएसई ने एमसीक्यू भी बनाए हैं, फिलप्स भी बनाए हैं। ठीक है। जिसमें आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इंक्लूड है। तो उसके लिए हमें सब चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है एनसीईआरटी में। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट की बुक खोलोगे तो आपको ये इमेज देखने को मिलेगी। और ये इमेज क्या है? ये इमेज किसकी है? ये इमेज है ये इमेज किसकी है? ये इमेज है एक फ्रेंच पेंटर की, जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम था? फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो एक एक पेंटर का नाम था, जो कहाँ का था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। उसने क्या किया, उसने अपने माइंड में एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन किया, कि एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर सभी को क्या है, जहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, सभी के साथ इक्वली बिहेव किया जा रहा है। ठीक है। जहाँ पर डेमोक्रेसी है। फ्रेडरिक सोरियो ने अपने माइंड में एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की, इमेज की, और फिर उस इमेज को क्या किया, अपने पेंटिंग के थ्रू से लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो ये है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है। ये किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरियो ने। हमेशा अक्सर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। तो आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच पेंटर फ्रेडरिक सोरियो वाज ए फ्रेंच पेंटर एंड he designed a paint of democratic world. Okay. नेक्स्ट। ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यहाँ से हम लोगों की जो कहानी है स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री आपस में लिंक्ड होती है। हिस्ट्री कभी भी ये नहीं हो सकता है कि भाई अभी ये चल रहा है तो अगले पल कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री हमेशा लिंक्ड रहती है और एक लिंक में चलती है। वैसे ही आपको टॉपिक से पता लग गया होगा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि ये क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा है। तो आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। क्या हुआ था इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जिसमें से जो थर्ड स्टेट था उसकी क्या थी, उसकी बहुत ही बुरी हालत थी।
यानी ये कह लो कि फर्स्ट और सेकंड जो थे खूब मजे लिया करते थे थर्ड स्टेट के, और थर्ड स्टेट वाले क्या थे, बेचारे परेशान थे, दुखी थे, और वो चाहते थे कि जो उनके राजा हैं, कौन थे, बर्बन डायनेस्टी के राजा थे। कहाँ के थे, बर्बन डायनेस्टी के राजा क्वीन लुइस 16, उसको क्या करना चाहते थे, वो लोग हराना चाहते थे, उसको उसकी जगह से हटाना चाहते थे। जो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं उसको क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो इसके लिए क्या किया, इसके लिए उन्होंने रिवॉल्ट किया, और फाइनली एक जो पर्सन है वो, उसकी गवर्नमेंट बनी जिसका नाम दिया गया जैकोबिन, जिसने जैकोबिन क्लब भी बनाया था। आफ्टर द डेथ ऑफ जैकोबिन, जैकोबिन के डेथ के बाद क्या हुआ, जैकोबिन के डेथ के बाद जो आपकी काउंसिल थी, काउंसिल की मीटिंग होती है, और मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाता है, मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि हम लोग जो नेपोलियन है उसको इनवाइट करेंगे, वो फ्रांस में अटैक करे और यहाँ पर अपना जो रूल है उसको संभाले। तो फाइनली 1804 में कौन आता है, नेपोलियन। नेपोलियन जो होता है 1804 में फ्रांस का राजा बन जाता है, या फ्रांस का राजा बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या बताती है, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरीके से एक कंट्री जो है वो अपने राइट्स के लिए लड़ती है। और यही जो है, यही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आगे चलकर हमें देखने को मिलेगा कि जो बाकी जो यूरोप की कंट्रीज़ है उनके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। सारी यूरोप की कंट्री देखती बोलते हैं यार जब ये फ्रेंच कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। और कैसे क्या करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको सुनिएगा आप लोग, और एक स्टोरी के थ्रू से अपने माइंड में इमेजिनेशन करते चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, बीच में रोक रोक के या बीच में आगे बढ़ा बढ़ा कर मत देखिएगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो आपको ज़रूरी पॉइंट्स है वो छूट जाएंगे और फिर आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, 1789 में। तो सबसे पहला जो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग देखने को मिली हमें, वो किस में मिली, फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 में जो कि हुई थी, ठीक है। और क्या, क्यों, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण लोगों के सामने पेश किए, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस लोगों के सामने रखी, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को भी क्या लगा, दूसरे लोगों को भी ये लगा कि यार हमारी भी अपनी अलग आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, तो हम लोग भी अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। इसी के रिजल्ट में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरणा पाकर, मोटिवेशन होकर अपने जो कंट्रीज थे उसको उसमें रिवॉल्ट किया। तो आइए फ्रेंच रेवोल्यूशन को जहाँ से हमने 9th क्लास में छोड़ा था, 9th क्लास में हमने छोड़ा था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो राजा बन जाता है 1804 में। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी कहानी आगे की है, आइए देखते हैं। हाँ, अब उसके बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फाइनली जैसे ही नेपोलियन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो 1804 में राजा बनता है, तो उसने बहुत सारे रिफॉर्मेशंस किए, बहुत सारे सुधार किए, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड। अक्सर आप लोग प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखेंगे 10th का सीबीएसई का, तो उसमें ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन ऑफ द सिविल कोड 1804 और व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन ऑफ नेपोलियनिक कोड इन 1804, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो नेपोलियन ने सबसे पहला काम क्या किया, इट डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यानी जो भी जन्म सिद्ध अधिकार थे, यानी जो भी जन्म से जो भी सुविधाएं मिलती थी उसको क्या किया, इसने हटा दिया। जन्म से अधिकार का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फ्रांस में क्या था, फ्रांस में 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट थे उनकी हालत क्या थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो थर्ड स्टेट था उनको क्या क्या करना था, बहुत कमज़ोर हो गए थे, बहुत वीक हो गए थे। पर फर्स्ट और सेकंड क्या था, हमेशा प्रिविलेजेस सुविधाओं का फ़ायदा उठाते थे। तो सबसे पहले नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने बोला कि नहीं, तीनों लोग इक्वल हैं, हम सब फ्रेंच के लोग क्या हैं, सब भाई भाई है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट कुछ नहीं होता है, सारे इक्वल हैं, ठीक है। और वही बात आगे भी आई कि ही स्टेबलाइज द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। उसने कहा कि लॉ के सामने क्या है, लॉ के सामने सभी इक्वल है, लॉ मीन्स रूल्स, रूल के सामने क्या है, नियम, कानून के सामने सभी इक्वल है। एक पनिशमेंट जो फर्स्ट स्टेट के लोगों को दी जाएगी वही सेम पनिशमेंट थर्ड स्टेट लोगों को भी दी जाएगी, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात
कि ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ टीचर, या फिर ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो उसका नाम है सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। उसने बोला सभी को अपनी प्रॉपर्टी इंडिविजुअली रखने का राइट है, सभी लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग से रख सकते हैं। अच्छा, थर्ड एबोलाइश द फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं सामंतवाद, पर अगर जनरली समझे तो जनरल वर्ड में तो ये होता है लैंडलॉर्ड सिस्टम। क्या होता है? लैंड लॉर्ड सिस्टम। लाइक क्या पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो फार्मर्स होते थे, फार्मर्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक लैंडलॉर्ड रखा जाता था, जो कि उनसे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट किया जाता था, कलेक्ट करता था। तो इसने क्या किया? इसने इस सिस्टम को हटा दिया, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया। उसने बोला कि जो फार्मर अपनी खेती कर रहे हैं वो उसके खुद मालिक हैं और खुद ही वो जो है उसको जितना बंटवारा करना होगा वो बंटवारा करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही नेपोलियन राजा बनता है तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई, शायद पहले पता होगा आप लोगों को, कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन एक एम्बिशियस पर्सन था। क्या था? एम्बिशियस, जिसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस पर्सन था। और इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही इसने दूसरे स्टेट्स के ऊपर क्या किया? अटैक करना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि अब देखो मेरे से बढ़कर कौन है, मैं देखता हूँ। और उसने सबको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ तक कि वो कहाँ पहुँच गया? रशिया तक पहुँच गया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। वो रशिया पहुँच गया और उसने अटैक करते करते रशिया पहुँच गया। और यहाँ तक कि जो यूरोप के जो लोग थे, यूरोप के आधे से ज़्यादा, यानी कि लगभग आप बोल सकते हो 90% कंट्रीज जो थी वो नेपोलियन को ही सब कुछ मानने लग गई थी, बोलने लग गई थी कि नेपोलियन ही सबसे बड़ा है, सबसे बाहुबली जो है वो नेपोलियन ही है और हमें नेपोलियन के ही अनुसार चलना है। तो इसके लिए क्या किया? इसके लिए उसने बोला यूनिफॉर्म लॉज। उसने बोला कि जितने भी कंट्रीज़ को मैंने अभी तक जीता है, नेपोलियन ने बोला कि अभी तक मैंने जितने भी कंट्रीज़ को जीता है उसमें क्या होगा? यूनिफॉर्म लॉ होगा, यानी कि एक जैसा लॉ होगा। स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि जो वजन करने के जो भी तरीके हैं, जो भी मेजरिंग करने के तरीके हैं, उसको क्या होगा? वो स्टैंडर्ड्स तरीके से होगा, जैसे केजी ये सब होगा। और उसके बाद उसने बोला कि पूरे यूरोप में जहाँ भी मेरी आर्मी ने कॉन्कर किया है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर एक इक्वल नेशनल करेंसी होगी, यानी एक ही जैसी करेंसी चलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से एक जगह से सामान दूसरी जगह पर लाना और ले जाना आसान हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, वॉर ऑफ वाटरलू। हुआ क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नेपोलियन एक एम्बिशियस पर्सन था। ठीक है, महत्वाकांक्षी पर्सन था। तो क्या हुआ? तो जैसे ही वो जब 1804 में राजा बनता है तो उसने क्या किया? दूसरे स्टेट्स के ऊपर, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और अटैक करते करते वो कहाँ पहुँच गया? अटैक करते करते वो पहुँच गया रशिया। ठीक है, वो कहाँ था? रसिया। अटैक करते करते वो पहुँच गया रसिया, और रसिया के पोलैंड, कहाँ? पोलैंड। रशिया के पोलैंड पे उसने क्या कर लिया? अपना कब्जा कर लिया। रशिया के पोलैंड पे उसने अपना कब्जा कर लिया। और यूरोप का, मैंने जैसे बताया, यूरोप के 90% कंट्रीज जो थी वो तो ये मानती थी कि भाई नेपोलियन से बढ़ के कोई नहीं है, पर बाकी जो 10% कंट्री थी वो क्या थी? वो नेपोलियन को रोकना चाहती थी, वो स्टॉप करना चाहती थी इसको। वो बोलती थी कि यदि हमने इसको स्टॉप नहीं किया तो क्या, इसकी पावर बढ़ती जाएगी और ये पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकता है। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए जो 10% लोग थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें थी ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया एंड ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया, ब्रिटेन ने क्या किया? अपना एक ग्रुप बनाया और नेपोलियन के अगेंस्ट में वॉर किया और नेपोलियन को इस लड़ाई में क्या कर दिया? हरा दिया। अब हराने के बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम क्या होता है? आफ्टर सम टाइम नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने दोबारा से फ्रांस को कब्जा कर लिया। अब देखो नेपोलियन कितना बहादुर इंसान था, वो कभी हार नहीं मानता था। नेपोलियन ने एक वर्ड कहा था, देयर इज़ नो इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी। उसके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो कि नहीं हो सकती दुनिया में। तो देखो नेपोलियन एक बार लड़ाई हार जाता है ऑस्ट्रेलिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन से, उसके बावजूद फिर वो दोबारा से फ्रांस को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, नेपोलियन अगेन कैप्चर्ड द फ्रांस। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब ये ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया, ब्रिटेन, इन लोगों को पता लगा कि भाई जो नेपोलियन है वो क्या है, दोबारा से फ्रांस को कब्जा कर चुका है, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि यार ये कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो इसको इतनी बुरी तरीके से हराया था, कोई इतना बहादुर कैसे हो सकता है। तो फिर इन लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब तो हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया और हंगरी,
इन कंट्री ने मिलकर फिर से नेपोलियन के ऊपर अटैक किया, फ्रांस के ऊपर अटैक किया, जिसमें जो नेपोलियन था वो क्या हो गया, हार गया, जिसमें नेपोलियन लॉस्ट दिस वार, नेपोलियन हार गया। और ये जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, 18 जून 1815 को ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में जो था नेपोलियन हार गया। इस लड़ाई के रिजल्ट में, इस लड़ाई को हारने के रिजल्ट में उसे एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना, जिसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर दूसरे वर्ड में हम इसे कह सकते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। बात एक ही है। यदि एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कांग्रेस ऑफ वियना, वियना, तो वही होगी ट्रीटी ऑफ वियना। तो क्या हुआ कि जब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जो कंट्रीज थी जो वो लड़ाई में जीत गई, वॉर ऑफ वाटरलू में जब जीत गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में क्या की, ट्रीटी की, जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। अच्छा, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि हु वॉज द हेड ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना, यानी कि इसका जो लीडर था वो कौन था, किसके लीडरशिप में इसको साइन किया गया। तो उसका नाम था, आप लोग लिख लेना कॉपी में, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से, ड्यूक, DUKE, ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक जो था, उसने क्या किया, उसके लीडरशिप में ये जो कांग्रेस ऑफ वियना थी वो हुई थी। और इस वियना में, इस कांग्रेस ऑफ वियना में या ट्रीटी ऑफ वियना में क्या कंडीशंस रखी गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी, उसको क्या किया गया, रिस्टोर, यानी नेपोलियन को हटाकर बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया फ्रांस में। और ये बोला गया कि अब जो नेक्स्ट राजा है वो कौन बनेगा, बर्बन डायनेस्टी का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद यदि हम लोग देखें तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड वाज सेटअप इन नॉर्थ, ठीक है। अभी हम लोग मैप देखेंगे तब समझ में आएगा। हाँ, ये देखिए जैसे ये मैप है। अब इसमें क्या हुआ, जो नीदरलैंड का जो किंगडम है उसको अलग से स्टेबलाइज किया गया इसके थ्रू, ठीक है। और इसके बाद पिडमेंट इन द साउथ, यानी जो पिडमेंट था, लाइक पिडमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पिडमेंट ये देखिए, पिडमेंट ये रहा यहाँ पर, इसके साउथ में, फ्रांस के साउथ में जो है उसको किसको स्टेबलाइज किया गया, पिडमेंट को स्टेबलाइज किया गया, ठीक है। यानी सिंपल से कहें तो फर्स्ट क्या था इसमें, फर्स्ट ये था कि बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर की गई। दूसरा क्या था, जो नीदरलैंड एक अलग से कंट्री बनाई गई, और नॉर्थ में और साउथ में क्या किया गया, साउथ में पिडमेंट को ऐड किया गया, किसमें, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस के नॉर्थ में तो क्या हो गया, नीदरलैंड, और साउथ में क्या, जैसे सपोज ये एक फ्रांस है, सपोज एग्जाम्पल बताता हूँ, ये एक फ्रांस कंट्री है सपोज डेट, तो इसके नॉर्थ में क्या हो गया, नीदरलैंड, साउथ में क्या हो गया, पिडमेंट, यहाँ पिडमेंट हो गया, यहाँ क्या हो गया, नीदरलैंड, ठीक है। ये अब इसके बाद यदि बात करें, थर्ड पॉइंट, पर्शिया गिव न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। जो पर्शिया कंट्री थी उसको क्या किया गया, उसको, जैसे आप डायग्राम में देखोगे, पर्शिया कहाँ है, पर्शिया में ये रही पर्शिया। तो पहले क्या था, पहले पर्शिया यहीं तक थी, ठीक है, यहाँ तक थी पर्शिया। पर जब ट्रीटी ऑफ वियना हो गई तो जो इसके वेस्टर्न जो फ्रंटियर्स थे, यानी वेस्टर्न बॉर्डर्स थे, उस पर क्या किया गया, उसमें हैम्बर्ग और बर्लिन को भी क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया पर्शिया में, ठीक है। ये पहले फ्रांस के अंडर में आता था, इसको क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, जिससे हैम्बर्ग, बर्लिन, ये क्या हो गया, ये पर्शिया के अंडर में आ गए, ठीक है। पर्शिया गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है, रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, पर्शिया वाज गिवन अ पार्ट ऑफ सैक्सोनी, ठीक है। रशिया जो है, रशिया कौन सी कंट्री दी गई, पोलैंड, और पर्शिया को क्या दिया गया, सैक्सोनी। देखो जैसे आगे देखते हैं हम लोग, इस मैप के थ्रू आप लोग समझ जाओगे। जैसे ये देखो मैप है, ये क्या है, ये आपको बताता है 1815 के बाद जो कंडीशन थी वो क्या थी। देखो जैसे पर्शिया है, तो पर्शिया को क्या हो गया, सैक्सोनी जो थी वो पर्शिया को दे दिया गया, पर्शिया में मिला दिया गया। और जो ये रशिया है, रशिया में देखो, रशिया में जो पोलैंड था, पोलैंड रशिया में मिला दिया गया, ठीक है। और नीदरलैंड देखो, फ्रांस के साउथ में नीदरलैंड हो गया, और अपने क्या कहते हैं, सॉरी, नॉर्थ में नीदरलैंड हो गया, और साउथ में क्या हो गया, साउथ में पोलैंड आ गया, ठीक है। ये चीज़ है। अब आप लोग देखोगे तो ये देखो पर्शिया जो है, पर्शिया यहाँ से लेकर ये पूरा जो है क्या हो गया, ये पूरा जो है बाउंड्री थी जर्मन की, ये पूरा जो है जर्मन के अंडर में आ गया, पर्शिया वगैरह ये सारी चीज़ें जर्मन के अंडर में आ गई, किसके थ्रू, ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या होता है,
यहाँ तक तो बात थी फ्रांस की, यहाँ पे बात फ्रांस की ख़त्म हो गई और फ्रांस का जो हिस्ट्री है वो यहाँ से आगे देखने को नहीं मिलता। अब हम लोग यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लाइक जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इन सब, ब्रिटेन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड जो थे वो क्या थे, वो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड थे। पहले वो यूनाइटेड नहीं थे। जो आज हमें जर्मनी देखने को मिलता है वो पहला ऐसा नहीं था। पहले वो क्या था, पहले वो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड था। वो अगर हम बात करें तो अलग-अलग लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइडेड था, कल्चर के हिसाब से भी डिवाइडेड था और जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी डिवाइडेड था। ठीक है? और जैसे कि इसमें लिखा भी है, देखो, जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, यानी कि उसकी अपनी-अपनी टेरिटरी होती थी, वो उसके जो राजा थे वो अपने मनमानी चलाया करते थे। और यदि बात करें ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की, तो वो क्या थी, वो अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़, यानी वो राजाओं के अंडर में थी। और उसके बाद यदि बात करें तो उन लोगों में जो यूनिटी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि ये सिंपल सी बात करें तो ये लोग क्या थे, अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड थे। ठीक है? अब लास्ट में हम लोग कुछ नए वर्ड्स देख लेते हैं जो कि आपको अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, इसको भी जान लेना ज़रूरी है, कई बार 1 मार्क्स से पूछ लेता है। तो फर्स्ट अगर वर्ड देखें तो क्या है, एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स होता है टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, यानी सिंपल से अगर बात करें तो मोनार्कियल रूल। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स होता है मोनार्कियल और ऑटोक्रेसी, यानी जहाँ पर राजा जो होता है वो क्या होता है, वो केवल और केवल अपनी ही मनमानी चलता है, भले ही वो मिलिटराइज करके चलाए, यानी सैनिक के बल पे चलाए, या सेंट्रलाइज पूरी पावर अपने हैंड में लेके चले पूरी पावर अपने हैंड में लेके चले, उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूटिस्ट, यानी ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप आप कह सकते हो एक तरीके से। दूसरा, यूटोपियन। यूटोपियन क्या होता है, यूटोपियन एक ऐसे संसार की कल्पना करना, एक ऐसे संसार का इमेजिनेशन करना जो कि एक्चुअली में है ही नहीं। लाइक फ्रेडरिक सोरियो के बारे में पढ़ा, उसने एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की कल्पना की थी जो कि था ही नहीं, यूटोपियन हो गया। प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या हो गया, प्लेबिसाइड अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल, यानी प्लेबिसाइड हम कहते हैं कि लोगों को ये राइट दिया गया कि वो किसी भी प्रपोजल को क्या कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। वो उसके अगेंस्ट में भी वोटिंग कर सकते हैं और फेवर में वोटिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक भी कर सकते हो और डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करोगे और पसंद आएगा तो लाइक करोगे। तो ये क्या हो गया, प्लेबिसाइड, राइट। ओके, तो इस तरीके से जो ये पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या 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 पढ़ा, इस टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले, अब मैं रिपीट करता हूँ आपको, इस टॉपिक में हम लोगों ने सबसे पहले नेशनलिज्म इन यूरोप देखा। उसमें क्या देखा, उसमें देखा हम लोगों ने डायग्राम के बारे में, ठीक है, डायग्राम के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ। हालांकि आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, तो भी मैंने थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको बता दी इसके बारे में, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो फ्रांस था वो क्या था, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन कोड क्या होता है, इसमें अलग अलग जो रिफॉर्मेशन किए उसने, प्रिविलेज जो भी थे बर्थ के बेसिस पे उसको हटा दिया। फिर क्या हुआ, लॉ के सामने सभी को इक्वल डिक्लेयर कर दिया, सभी को राइट टू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ, सभी जगह एक जगह सा लॉ, ठीक है। नेशनल करेंसी भी एक ही जैसी रखी गई। अब उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके रिजल्ट में क्या होता है, नेपोलियन के एम्बिशन के रिजल्ट में क्या होता है, वॉर ऑफ वाटरलू होता है, जो कि 18 जून 1815 को लड़ा गया। और ये किसके बीच में लड़ा गया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड हंगरी और वर्सेस फ्रांस, जिसमें फ्रांस का जो राजा होता है नेपोलियन वो हार जाता है। जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, जिसके रिजल्ट में कांग्रेस ऑफ वियना होती है, और कांग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। दूसरा, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड, फ्रांस के साउथ में नीदरलैंड को स्टेबलाइज किया गया, सॉरी, फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड को स्टेबलाइज किया गया और साउथ में पिडमेंट को स्टेबलाइज किया गया। पर्शिया को नई टेरिटरीज दी गई उसके वेस्ट में, और रशिया को पोलैंड दिया गया, वहीं पर्शिया को सैक्सोनी दिया गया। और फिर हमने उसके मैप के थ्रू समझा, ये देखिए, ये पोलैंड हो गया, रशिया को दिया गया, पर्शिया को सैक्सोनी दिया गया, सैक्सोनी ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। और जो फ्रांस का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें क्या है, नीदरलैंड आ गया, और साउदर्न में आपके ये पेडामेंट आ गया, ठीक है।
और उसके बाद एट लास्ट हमने देखा नेशनलिज्म यूरोप, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना कि भाई जर्मनी जो थी वो क्या थी, वो अलग अलग कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग राजा लोग रूल किया करते थे, जिसके लिए क्या था, जिसके लिए जो यूनिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था मोनार्की को हटाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा पार्ट 1 है वो कंप्लीट हुआ। आप लोग देखो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस चैनल को देखते हो ना, मतलब इस वीडियोस को देखते हो, तो यार ये वीडियोस को आप लोग क्या किया करो, आप वीडियोस को देखने से पहले लाइक कर दिया करो पहले तो। और दूसरी बात, जब ये वीडियो देखा करो ना आप लोग, तो वीडियो देखने के बाद पूरा देखा करो, ये नहीं कि बीच में देख लिया फिर आधा छोड़ दिया, नहीं। देखो आप लोग पूरा देखोगे ना, अगर 1 से 2 बार आपने इस वीडियो को देख ली ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना भी पढ़ाया गया उसमें से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और सीबीएसई क्या कोई भी बोर्ड हो, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग बहुत ईजिली आंसर दे दोगे। पर उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखें और लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको, ठीक है। और शेयर करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते ही हो, तो व्हाट्सएप पे आप लोग अपने स्टेटस पे डाल दो इस चीज़ को, ठीक है। इस चैनल का देखो, आप लोग लिंक मत डालना, ठीक है। इस चैनल का नाम डालना, ठीक है। इस चैनल का जो नाम है उसको डाल दो आप लोग। और बोल दो, और जो भी आपसे कोई पूछे कि भाई ये क्या है, तो आप बोल दो कि एक हमारे सर हैं जो कि एसएसटी पढ़ाते हैं, उनको उनको आपको यदि 10th क्लास के वीडियोस चाहिए तो आप यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करके आप लोग देख सकते हो इजीली, ठीक है। ऐसे करके आप लोग अपने व्हाट्सएप का जो है इसका भी सदुपयोग कर सकते हो। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसको आप लोग एनसीईआरटी से ज़रूर एक बार पढ़ना, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर मी, थैंक यू सो मच क्लास।